Assalamu alaikum. Here is Kinder Shafkat. I hope you all are doing well. Today the topic of discussion is polyspermy. पॉलीस्पर्मी के बारे में जानने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे मोनोस्पर्मी के बारे में कि व्हाट इज मोनोस्पर्मी. Monospermy, it is defined as condition in which only one sperm enters the egg. A haploid sperm nucleus and a haploid egg nucleus combine to form the diploid nucleus of the fertilized zygote, thus restoring the appropriate number of chromosomes. Means जैसे कि इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि एक से ज़्यादा स्पर्म्स जो हैं वो एग के न्यूक्लियस तक अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म सक्सेसफुल है कि वो एग के न्यूक्लियस तक जाए और एग को फर्टिलाइज करे. ठीक है. अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास है पॉलीस्पर्मी. पॉलीस्पर्मी क्या चीज़ है कि द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम बाय मोर देन वन स्पर्म इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मी. कि एक ही जो ओवम होगा, एग होगा, उसको एक से ज़्यादा स्पर्म्स जो हैं वो फर्टिलाइज करेंगे. तो उसके नतीजे में क्या होगा? द ओवम फर्टिलाइज्ड बाय मोर देन वन स्पर्म रिजल्ट इन हैविंग मोर देन 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम. तो वो डिप्लॉयड बनने की बजाय ट्रिप्लॉयड या उससे भी ज़्यादा उसमें कॉपीज बन जाएंगी. तो one from the ovum and one each from the sperm. The resulting zygote is often inviable, means जो भी zygote बनेगा वो survive नहीं कर सकेगा. यहाँ पे भी एक डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक एग है और 2 स्पर्म्स जो हैं उन्होंने उसके साथ फ्यूज हुए हैं वो, जिसके नतीजे में 54 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं. उसके बाद फर्स्ट क्लीवेज हुआ. फर्स्ट क्लीवेज के बाद 4 सेल स्टेज तक दिखाया गया है कि 4 सेल स्टेज तक डिवीजन हुई है. उसके बाद एक एफ डायग्राम आपको शो करिए कि डिसइंटीग्रेटिंग सेल्स बन गए थे उसमें, जिसकी वजह से एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है. मीन्स इसमें ये होता है कि फिर जब एक से ज़्यादा स्पर्म एग को फर्टिलाइज करते हैं तो वो जो ज़ाइगोट उसके नतीजे में बनता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता. उसकी अल्टीमेट फेट यही है कि उसने अबॉर्ट हो जाना होता है. तो किस तरह से इस पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक किया जा सकता है, क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरह से इसको रोकते हैं. तो इधर हम स्टडी करेंगे सी अर्चिन के बारे में. तो जैसे ही सी अर्चिन के बारे में हम स्टडी करेंगे, आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे ओशनिक वाटर की बात हो रही है, फ्रेश वाटर की बात नहीं हो रही. मीन्स जो स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में हैं उनके बारे में पॉलीस्पर्मी को वो किस तरह से ब्लॉक करते हैं वो हम स्टडी करेंगे. वैसे अब तक तो इसमें बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं फ्रेश वाटर के बारे में, फिशेस को लेके, मैमल्स को लेके, लेकिन यहाँ पे हम सी अर्चिन का एन एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं. स्पीशीज have evolved ways to prevent the union of more than 2 haploid nuclei. अब वो कौन से वेज उन्होंने, कितने वेज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो 2 मैकेनिज्म्स हैं, और वो कौन कौन से मैकेनिज्म हैं वो हम देखेंगे. The fast reaction accomplished by an electric change in the egg plasma membrane, fast reaction ये है. एंड नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास है स्लोअर रिएक्शन caused by exocytosis of cortical granules. मीन्स एक फास्ट रिएक्शन होता है और एक स्लो रिएक्शन होता है. अब इनकी हम डिटेल नेक्स्ट स्टडी करते हैं. फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में क्या है कि द फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Okay, the resting membrane potential is usually expressed as minus 70 millivolt because inside the cell is negatively charged with respect to the exterior because high concentration of sodium ions outside. Within 1 to 13 seconds after the binding of the first sperm, the membrane potential shifts to a positive level about 20 millivolt. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पहली चीज़ क्लियर करने वाली ये है कि जब एग होता है उस स्पर्म ने आके उसको अभी तक फर्टिलाइज नहीं किया होता, तो जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होती है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमें पता है कि -70 मिलीवोल्ट होता है. और
जब स्पर्म आके एग के साथ अटैच हो जाता है, फर्टिलाइज कर देता है एग को, तो 1 to 3 सेकेंड्स में उसने बताया कि उसका पोटेंशियल जो है वो +20 मिलीवोल्ट हो जाता है। ये आपको ये फिगर से भी, ग्राफ से भी नज़र आ रहा है कि 70 था, -70 मिलीवोल्ट की मेम्ब्रेन का पोटेंशियल था, जो कि रेस्टिंग था। जैसे ही उसके साथ आके स्पर्म अटैच हुआ है तो वो +20 तक चला गया, और फिर बाद में ये दोबारा से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और दोबारा से आ जाता होता है -70 पे। और इसका ये है कि फिर उस टाइम में जितने टाइम तक +20 मिलीवोल्ट रहता है, स्पर्म नेक्स्ट स्पर्म आके उस मेम्ब्रेन पे अटैच नहीं हो सकता। स्पर्म जो है वो -70 मिलीवोल्ट वाली मेम्ब्रेन पे ही आके अटैच होता है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, जैसे कि रिसेप्टर्स भी होते हैं, उसने बाइंडिंग रिसेप्टर के साथ ही आके अटैच होना होता है। तो फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी जो है, इसकी नेक्स्ट फर्दर डिटेल क्या है कि दिस चेंज इज काज्ड बाय स्मॉल इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। ये है कि सोडियम, जाहिर है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो था वो -70 मिलीवोल्ट था, तो वो +20 हुआ है। क्यों? जैसे ही स्पर्मा के साथ अटैच हुआ, उसकी परमिएबिलिटी चेंज हुई है, सोडियम आयंस ने रश किया है इनसाइड द मेम्ब्रेन और वो +20 हो गया। स्पर्म कैन फ्यूज विद मेम्ब्रेन हैविंग ए रेस्टिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो -70 मिलीवोल्ट वाली मेम्ब्रेन के साथ ही आके अटैच होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ नहीं। द फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इज ट्रांसिएंट, मीन्स ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। सिंस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिमेन्स पॉजिटिव, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो पॉजिटिव हुआ है वो सिर्फ कुछ सेकेंड के लिए होता है, तो कुछ सेकेंड्स के बाद नेक्स्ट स्पर्म आके उस पर अटैच हो सकता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा भी इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि अगर उस टाइम के बाद भी वहाँ पे स्पर्म्स हैं जो कि इतनी कैपेसिटी रखते हैं, जो या जो एग के साथ के अटैच होने के केपेबल हैं, तो फिर यहाँ पे यही होगा कि जो ज़ाइगोट बनेगा, अगर वो कोई और स्पर्म आके 21 से 3 सेकेंड्स के बाद जब मेम्ब्रेन नॉर्मल होती है, दोबारा से -70 पे आती है, उसके साथ स्पर्म आके अटैच हो जाए, तो फिर से जो ज़ाइगोट बनेगा वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। जैसे इधर आपको डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश की गई है कि पहले -7 माइनस था एग का जो है वो पोटेंशियल, ठीक है, और जैसे ही ये बाहर पॉजिटिव था और अंदर नेगेटिव था, जैसे ही स्पर्म्स आए हैं, कोई एक स्पर्म अटैच हुआ है, फर्टिलाइजेशन हो गई है एग की, तो अंदर का वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और बाहर वाला नेगेटिव है, और ये स्पर्म्स ब्लॉक्ड हो गए हैं। अब ये स्पर्म्स जो है इनको ये अंदर नहीं जा सकते, ये एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। ये वाला जो है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन है, और ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेक्शन दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इज लाइक फिजिकल बैरियर, की फिजिकल बैरियर के तौर पे एक्ट करता है, जो कि पेनिट्रेशन को रोकता है, स्पर्म की पेनिट्रेशन को। फर्टिलाइजेशन इन्वेलप इज फॉर्म्ड बाय एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन इन्वेलप बन जाता है, जो फिर स्पर्म्स की फर्दर एंट्री को रोकेगा। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या चीज़ है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स सिक्रीटरी, रेगुलेटरी सिक्रीटरी ऑर्गेनेलीज हैं, जो कि जिनका डायमीटर 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.6 माइक्रोमीटर होता है, और ये ओसाइट में होती हैं। ये आपको इस फिगर में भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये जो सर्कल्स टाइप आपको ग्रेन्यूल्स स्मॉल स्मॉल उसके अंदर है नज़र आ रहे हैं, इनको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। बेसिकली ये डायग्राम इस प्रोसेस को शो कर रही है, कैसे एक स्पर्म जो है वो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग की वेट लाइन मेम्ब्रेन के साथ जो है, या एग का वो जो बाहर जेली कोट होता है उसके साथ आके अटैच होता है, और फिर फर्दर रिएक्शंस के बाद वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। कैसे उसने बेटलाइन इन्वेलप के साथ, लेयर के साथ रिएक्शंस करने के बाद एंट्री गेन करनी है। और यहाँ पे इस फिगर में आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स था, कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आपको नज़र आ जाए जो ओसाइट में होते हैं। बाकी आप लोग यहाँ से ये देख लें कि ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बिल्कुल वाइट लाइन में नज़र आ रही है, बारीक से उन्होंने इसको
लेबल किया हुआ है और उसके बाहर जो है वो वेट लाइन लेयर है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि इसका नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो जिक्र आएगा वेट लाइन लेयर का और एक्टिप्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं अपॉन स्पर्म एंट्री दीज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज विद द एक्टोप्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर कंटेंट्स इनटू द स्पेस। जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, फ्यूज विद द एक्टोप्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्टोप्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ उन्होंने फ्यूज होकर कुछ सिक्रीशंस करनी होती हैं, ठीक है। और वो सिक्रीशंस कहाँ पे होती हैं, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड विटलाइन एनवेलप, ठीक है। और उसके दरमियान में उन्होंने करनी होती हैं सिक्रेशंस फर्दर उसको फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए। सेवरल प्रोटीन्स आर रिलीज्ड बाय दिस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पे मेनली होता है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो होते हैं ना उनकी एक्सोसाइटोसिस होती है। द फर्स्ट थिंग जो सिक्रेट होती है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की फ्यूजन के बाद किस एक्सोसाइटोसिस से, वो कौन सी है, प्रोटीएसिस। प्रोटीएसिस का उसने क्या कहा है कि these enzymes dissolve the protein post that connect the vitline envelope protein to the cell plasma membrane. They clip off the binding receptors and any sperm attached to it. इन्होंने क्या करना है कि विटलाइन इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान प्रोटीन रिलीज होती है प्रोटीएसिस। तो ये क्या करती है, इन्होंने बाइंडिंग रिसेप्टर्स को, ये मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि स्पर्म्स ने आके अपने रिसेप्टर्स के साथ, मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ अटैच होना होता है। वो रिसेप्टर्स कौन से हैं, बाइंडिंग रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसने क्या, प्रोटीएसिस की सिक्रेशन से क्या होता है, बाइंडिंग रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्लिप कर दिए जाते हैं ताकि स्पर्म को नेक्स्ट कोई रिसेप्टर ही ना नजर आए। जब उसको अपना रिसेप्टर ही नहीं मिलेगा तो वो बाइंड नहीं कर सकेगा। दूसरी चीज़ जो सिक्रेशन से सिक्रीट होती है वो है माइकोपॉलीसेकेराइड्स। माइकोपॉलीसेकेराइड्स रिलीज्ड बाय द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अब इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटलाइन एनवेलप के दरमियान एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप कर देना होता है। उससे क्या होता है, वाटर जो है वो इन दोनों के दरमियान रश कर जाता है, ठीक है। that causes water to rush into the space between the plasma membrane and the vitline envelope, causing the envelope to expand and become the fertilization envelope। तो उससे क्या होता है, जो पानी के अंदर आने की वजह से एक लेयर सी बन जाती है उसको फर्टिलाइजेशन इन्वेलप का नाम दे दिया जाता है। और ये परमानेंट ब्लॉक के तौर पे काम करता है कि ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन एक स्पर्म ने कर दिया ना तो उस एम्ब्रियो की कंप्लीट डेवलपमेंट तक ब्लॉक रहेगी अब वो मेम्ब्रेन स्पर्म्स के अटैचमेंट के लिए। यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है इस डायग्राम में कि कैसे एक फर्टिलाइजेशन इन्वेलप डेवलप होता है। नेक्स्ट थर्ड थिंग जो है वो peroxidase है, a third protein released by the cortical granules। a peroxidase enzyme hardens the fertilization envelope। इसका अब फर्टिलाइजेशन इन्वेलप बन चुका है तो इसका क्या काम है नेक्स्ट केस ने, फर्टिलाइजेशन इन्वेलप को हार्ड करना है, उसको स्ट्रेंथ देनी है बाय क्रॉस लिंकिंग टायरोसिन रेसिड्यूज ऑन द एडजेसेंट प्रोटीन। The fertilization envelope starts to form at the site of sperm entry and continues its expansion। ये उसने fertilization envelope के बताया है कि fertilization envelope बनना कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से एक स्पर्म की एंट्री हो गई है उस जगह से उसने बनना स्टार्ट होता है और फिर पूरे पे वो एक्सपैंड कर जाता है। As it forms, bound sperms are released फ्रॉम द इन्वेलप। और ये उसने यहाँ इस लाइन में ये बताना जा रहा है कि जो उस फर्दर ये नेक्स्ट डायग्राम में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो उसके अलावा फर्टिलाइज्ड ऐसे एक स्पर्म जो तो फर्टिलाइज कर देता है, उसके अलावा जो स्पर्म से अटैच होने की कोशिश कर होते हैं या बाइंड हुए होते हैं, अभी उन्होंने उनके एक्रोसोमल रिएक्शंस नहीं हुए होते तो उनको फिर रिलीज कर देता है। ये जब बन जाता है फर्टिलाइजेशन इन्वेलप तो उनको उसने रिलीज कर देना होता है। दिस प्रोसेस स्टार्ट अबाउट 20 सेकेंड्स आफ्टर स्पर्म अटैचमेंट। 20 सेकेंड्स के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और 1 मिनट फर्टिलाइजेशन के 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने बाकी स्पर्म्स को रिलीज करना होता है इन्वेलप से।
ये डायग्राम भी है, ये देखें इसमें कि स्पर्म्स आ रहे हैं, अटैच हो रहे हैं और फिर जो है वो स्पर्म्स को उन्होंने रिलीज कर दिया। रिलीज्ड स्पर्म्स और फर्टिलाइजेशन इनवेलप भी आपको इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। फोर्थ एंड लास्ट थिंग क्या है कि फोर्थ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल प्रोटीन हेलाइन प्रोटीन होती है इधर फॉर्म ए कोटिंग अराउंड द एग एंड प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ये भी एक कोटिंग बना देती है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है इन मैमल्स। अब ये सारा काइनोडर्म्स के बारे में था। सी अर्चिन जो है वो फाइलम काइनोडर्मेटा से है। इन mammals zona pellucida structure around mammalian egg become impermeable upon fertilization। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे mammals के केस में ये कह सकते हैं कि प्रॉपर फर्टिलाइजेशन इन्वेलप नहीं होता। इनके यहाँ जोना पेलिसुडा होता है जो कि ममेलियन एग के गिर्द होता है स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये इम्परमिएबल हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। स्पर्म एंट्री जो है बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करता और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए ही आते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है कि पॉलीस्पर्मी जो है वो नेचुरल पॉपुलेशन कंट्रोल मैकेनिज्म के तौर पर एक्ट करती है कि जब कोई भी ज़ायगोट जो है ऐसा डेवलप होगा जिसमें मोर देन वन स्पर्म ने फर्टिलाइज किया होगा एग को, तो ज़ाहिर है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा और अल्टीमेटली उसकी फेट यही है कि उसने ख़त्म हो जाना है। तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल के तौर पर एक नेचुरल मैकेनिज्म के तौर पर भी एक्ट करता है ये। अगर और इसकी पॉलीस्पर्मी जो है इसको प्लांट्स में भी स्टडी किया गया है। प्लांट्स में इसके बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन ये टॉपिक हमने सिर्फ एनिमल्स से रिलेटेड डिस्कस किया है। तो बस थैंक यू। अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर कुछ नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।